डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज लेकर फिर हाजिर हूँ एक 100 क्वेश्चंस का रिवीजन शीट। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिवीजन करवा सकूँ, और इसके लिए मैं लगातार आपके लिए 100 क्वेश्चंस के सेट ला रही हूँ। तो आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हम लोग आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कम्प्लीटली भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? तो यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान के विषय में। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वही प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होगी, और वो होती है 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? जो आधुनिक ओलंपिक खेल होता है ये सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया? तो 1896 ईस्वी में ये एथेंस में आयोजित हुआ था। 1900 ईस्वी में पहली बार इसमें महिलाओं को भागीदारी दी गई थी, और इसी वर्ष एकमात्र बार इस खेल में क्रिकेट खेला गया था 1900 ईस्वी में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? देखिए कप का नाम है एजरा कप, और ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध पोलो से है। पोलो जिसे प्राचीन काल में चौगान कहकर भी खेला जाता था। ये घोड़े पे बैठकर एक स्टिक से बॉल को कैरी करने वाला गेम होता है। उपन्यास देवदास, जिस पर बहुत बार मूवी भी बनी, देवदास पर मूवी शाहरुख खान ने भी बनाई, दिलीप कुमार ने भी बनाई, पारो, और आपको याद ही होगा। तो ये इसके लेखक कौन थे? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके लेखक कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पक्षियों की हड्डी किस तरह की होती है? तो पक्षियों की पक्षी वो होते हैं जो उड़ सकते हैं, तो उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, क्योंकि उनके शरीर का भार कम होगा तभी वो आसानी से उड़ पाते हैं, इसलिए पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। जल की कठोरता जल में क्या डालकर दूर की जाती है? यानी जल का कठोरता, खारापन दूर करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। जल का कठोरापन दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। क्वेश्चन है, फूल गोभी सब खाते हैं हम लोग, वेजिटेबल में फूल गोभी का प्रयोग करते हैं एज ए वेजिटेबल। तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? यानी हम लोग उसके पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो हम लोग फूल गोभी का पुष्प समूह खाते हैं, फूल खाते हैं। देवा शरीफ, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है। देवा शरीफ दरगाह के लिए फेमस है। तो पूछ रहा है कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला में देवा शरीफ स्थित है। ध्यान रखिएगा, देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में है। भारत सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिए बाल नीति की घोषणा कब की गई थी? बाल नीति, भारत सरकार की बाल नीति 1974 में आई थी। कब आई थी? 1974 में। इस तरह के प्रश्न जो मैं आपके लिए ला रही हूँ, आप देख रहे होंगे, इनमें सभी सब्जेक्ट्स, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, सबको इंक्लूड करके बनाया गया है ताकि आप इजीली अपने सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकें, रिवीजन कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्यावास योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? कौन सी योजना है? प्रत्यावास योजना। तो ये संचालित की जाती है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा। 4 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस है, जबकि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं? तो इसे दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं?
दामोदर। IC 2223 क्या है? IC 2223 क्या है? तो ये ब्रह्मांड में सबसे चपटी आकाश गंगा को ये नाम दी गई है, IC 2223। किस धातु के उपयोग को सीमित करने के लिए वैश्विक संधि को मंजूरी दी गई है? कौन सा धातु है जिसके उपयोग को कम करने के लिए वैश्विक संधि की गई है? तो पारा यानी कि मरकरी। कौन से राज्य सर्वप्रथम ई कोड फी सिस्टम लागू किया है? ई कोड फी सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य दिल्ली है। किस राज्य की सरकार ने 3 फरवरी 2013 को CM किसान विदेश अध्ययन यात्रा आरंभ करने की घोषणा की? 3 फरवरी 2013 को CM किसान विदेश अध्ययन यात्रा के आने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश। इम गवर्नेंस को विधिक स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इम गवर्नेंस, तो वो है केरल। विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल, सबसे ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति केरल में, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला भी राज्य केरल है। किस राज्य ने वर्ष 2013 को बेटियों के नाम करते हुए इसे बच्ची बचाओ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था डू एंड डाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु जिन्हें राजा बनाना और राजा हटाने का काम था, इनमें सबसे प्रमुख हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। हम लोग सल्तनत काल में सैयद बंधुओं को देखते हैं और इनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जिसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी जैसे लोग थे और वो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जबकि ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली जो उपदेश उन्होंने सारनाथ में दी उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और मृत्यु को निर्वाण और अंतिम क्रिया हो जाने के बाद महापरिनिर्वाण की उपनाम दिए गए हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व का युद्ध है। ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर जिसे यूनान के मकदूनिया का रहने वाला था, मकदूनिया का शासक सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर इसे हम वितस्ता का युद्ध या हाइपेसडिस का युद्ध भी कहते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है। कौन है? यक्षगान। सहतारा यानी जिसे हम सितार कहते हैं, इसका जनक कौन है? तो कव्वाली, सितार, तबला, इन सब का जनक अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू जो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बलबन और बाद में बलबन के पुत्र तक का उनका पीरियड है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार असम में है। कहाँ है? असम में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो अक्टूबर और नवंबर का महीना जब हमारे यहाँ शरद ऋतु का आगमन होता है तो कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले 2 देश कौन हैं? मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किए जाने वाले 2 देश हैं चीन और भारत। कौन है? चीन और भारत हैं। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न छूट गया कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक का समुद्री मार्ग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त है। और अगर एशिया में बात की जाए तो राइन नदी का मार्ग सबसे व्यस्त मार्ग है। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना को अलग करता है।
ब्रिटिश के शासनकाल में ही सर मैकमोहन द्वारा ये बॉर्डर लाइन बनाई गई थी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? देखिए, नागपुर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो है NH7। कौन है? NH7 है। NH7 है जो नागपुर को कन्याकुमारी, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र उत्तर में, और कन्याकुमारी यानी हमारा दक्षिणतम बिंदु, इनको जोड़ने का काम करता है। नहीं, नागपुर महाराष्ट्र में है और कन्याकुमारी को जोड़ता है NH7। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? इंडियन रेलवे को सबसे ज़्यादा टैक्स जो प्राप्त होता है वो होता है माल ढुलाई से। किससे होता है? माल ढुलाई से। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक पूछ रहा है तो भारतीय स्टेट बैंक है। सबसे ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। वह व्यवस्था क्या कहलाती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं? देखिए, रुपये की वैल्यू गिर गई और वस्तु की कीमतें बढ़ गई तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसके उल्टा जब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु की कीमत गिर जाती है तो मुद्रा स्फीति ना कहकर उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966-67 में सबसे पहले हरित क्रांति जो हुई थी वो गेहूं की कृषि में हुई थी। संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनके लिए प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु ये नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से की जाती है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, और ये प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को कहा जाता है, नीलगिरी में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। किस लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का नहीं? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं परंतु वो किसी मामले में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? कन्फेडरेशन कप तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। नॉकआउट का संबंध मुक्केबाजी से है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल एक पुस्तक है जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने लिखी है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं और अब तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत के सबसे बड़े खेल जगत में मिलने वाले पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कर दिया गया। तो गोल उन्हीं के जीवन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था? तो ओलंपिक खेलों में भारत प्रत्येक वर्ष भाग लेता है लेकिन 1944 में भारत ने भाग नहीं लिया था। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, लॉन टेनिस की 4 स्पर्धा मुख्य रूप से होती है ना ग्रैंड स्लैम में। विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और फ्रेंच ओपन। तो इसमें से वो तीनों जो है वो खेली जाती है इंडोर स्टेडियम में, जबकि जो घास के मैदान पर खेली जाती है वो है विंबलडन। पेट में भोजन
को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। रेनिन, पेप्सिन, अलग अलग एंजाइम जठर रस हमारे पेट में अलग अलग भाग में आकर घुलते हैं और हमारे भोजन को तोड़ते और डाइजेस्ट करते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का जो भाग हम लोग खाते हैं वो तना होता है। वो कौन होता है? तना होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ लिखने में मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको आप नहीं देखिएगा। रक्त जो है टाइपिंग में मिस्टेक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। ध्यान दीजिएगा क्या है? तरल। थोड़ा यहाँ लिखने में मुझे दिक्कत हो जाती है, पर कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज़ तो सुन रहे हैं। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन 90 दिनों के बाद ये टूटना शुरू हो जाता है। मनुष्य जो हमारी कान है वो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, यानी हम कितनी तरह की ध्वनि सुन सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुनने में सक्षम होते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट आवर किसका एक यूनिट है? तो किलोवाट आवर ऊर्जा का एक यूनिट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यूपी में फर्स्ट विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है। आगरा पागलखाने के लिए मशहूर है। आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है। आगरा की अपनी एक खूबी है। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसी बीच 4 अक्टूबर को पशुओं के लिए भी दिवस है। भविष्य निधि योजना तथा पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भविष्य निधि योजना और पारिवारिक पेंशन 1952 से प्रारंभ हुआ, 1952, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने 50 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 51-52 में पहला आम चुनाव हुआ। 1951 में योजना आयोग का गठन हुआ और 1952 में भविष्य निधि योजना और पारिवारिक पेंशन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन देखिएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का जो भाग प्रयोग होता है उसे ALU कहते हैं। क्या बोलते हैं? ALU। इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इको मार्क का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है मिट्टी का घड़ा। परिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो हुल्ट ने किया। किसने किया? हुल्ट ने। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि। क्या कहलाता है? अनावृष्टि। गवर्नेंस को विरहित स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य? केरल। ग्राफ सर्च किसका एप्लीकेशन है? तो ये एप्लीकेशन है फेसबुक का। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, इन तीनों को एक ही कंपनी ने लिया है और वो कंपनी मार्क जुकरबर्ग की है। विक्रम साराभाई सेंटर द्वारा निर्मित सागा 220 क्या है? सागा 220 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। सागा 220 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। कौन से विटामिन को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए मददगार बताया गया है? तो विटामिन ई को। विटामिन ई वैसे भी ब्यूटी विटामिन या प्रजनन के लिए भी जाना जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में एम्स जैसे अस्पताल खोलने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा परिवार कल्याण मंत्री ने की थी हो जाएगा?
तो उन्होंने गोरखपुर और झांसी में की थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है और अब इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। तो नीति आयोग ही योजना आयोग के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? बात उत्तर प्रदेश की आई है। तो आज से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो गया है। आज पहले चरण का मतदान हुआ। 5 चरणों में वहाँ मतदान होना है। लेकिन यहाँ के पहले मुख्यमंत्री जो सबसे कम आयु के बने थे वो थे अखिलेश यादव। किस राज्य सरकार ने शहर में छेड़छाड़ से निपटने के लिए नवंबर 2012 में महिला कमांडो टीम वीरांगना का गठन किया? तो वो राज्य है असम। कौन सा राज्य था? असम। महिला कमांडो टीम वीरांगना असम की है। वर्ष 2013 को किस राज्य में युवा एवं कौशल विकास वर्ष घोषित किया गया था? तो वो है झारखंड। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ है? अस्थि यानी बोन रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने देश के कितने राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी योजना आरंभ की? तो 8 राज्यों में। किस राज्य में हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावी जानने के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने कितनी गैर सरकारी संस्थाओं को विशेष सलाहकार का दर्जा दिया? तो 6। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक कौन थे? ये लखनऊ में स्थापित की गई थी और इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद थे। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का श्रेय लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई? तो जब हुमायूं ने पुनः वापसी किया सरहिंद के युद्ध से, तो कुछ ही समय के बाद वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र और अकबर का पिता था। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1981 में। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार अवस्था, जिसे आखेटक भी कहते हैं, यानी हंटिंग। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। किस नृत्य से था? कथक नृत्य से था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान महाराष्ट्र की सरकार द्वारा दिया जाता है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? देखिए 3 बांध है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, और ये तीनों ही चंबल नदी पर है। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी पृथ्वी कई परतों में निर्मित है। सबसे ऊपरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं, दूसरी को मेंटल, तीसरी को ऊपरी परत को बाह्य और नीचे वाली परत को हम लोग इंटरनल कोर यानी कि आंतरिक कोर कहते हैं। भूपर्पटी में भी फिर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सियाल, दूसरा सीमा और सबसे अंतिम होता है निफे। पृथ्वी संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? तो संसार में अधिकतर वर्षा पर्वतकृत होती है, यानी कि पर्वतों से निर्मित होती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। असम में है माजुली द्वीप।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अगर आप किसी पुराने बुक में देखेंगे तो 8,848 मीटर मिलेगी, लेकिन न्यू बुक में ये 8,850 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि अप्रैल से मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा में की जाती है? तो जाली नोट की जो छापने के लिए या उसको चलाने के लिए धारा लगती है वो है धारा 337। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? तो अन्नपूर्णा योजना 1999 में क्रियान्वित की गई। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 का ए बताता है कि शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मौलिक अधिकार है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो जब संविधान बना था मूल संविधान तो उसमें अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग 22 थे, परंतु वर्तमान में उप अनुच्छेदों को मिलाकर 445 और अनुसूचियाँ जो हैं वो 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसे ही संविधान की आत्मा प्राण कहा गया है। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड, अब इस ग्राउंड का नाम बदलकर हो गया है अरुण जेटली ग्राउंड। ये दिल्ली में है। ये इम्पॉर्टेंट है कि फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम अब क्या हो गया है? तो इस का निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने घुड़दौड़ के लिए करवाया था और अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस तो V.S. नायपॉल की रचना है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस एक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन है? हॉकी है। तो ये तो हमारे आज के 100 प्रश्न हुए। मैं आपके साथ एक ब्लॉग भी शेयर करना चाह रही थी कर्नाटक के हिजाब विवाद पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जल्द ही उसके लिए आपके साथ एक वीडियो बनाकर ब्लॉग शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो में आप लोग अपने कमेंट्स के द्वारा अगर कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। कमेंट में दे सुझाव कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस तरह के वीडियो की आवश्यकता है। गुड नाइट।